देखेंगे दिसंबर का दिसंबर का पहला दिन का क्लास है, मतलब दिसंबर के मैगजीन का, सॉरी। तो इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स विशेष में हम लोग को देखना है विशेष श्रेणी का दर्जा। खबरों में क्यों रहा है विशेष श्रेणी के दर्जा की बात करें, खबरों में इसलिए रहा है क्योंकि हाल में ही बिहार कैबिनेट ने बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार से बिहार राज्य के लिए विशेष दर्जा मांगने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हाल फिलहाल में बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ है, उसके बाद जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, ठीक है, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के लिए विशेष दर्जा मांगने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, इससे पहले बिहार सरकार 2013-2017 में विशेष विशेष राज्य का दर्जा मांग चुकी है। कब 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 2013 और 2017 में। 2013-2017 की बात करेंगे तो केंद्र सरकार से पहले भी मतलब विशेष राज्य का दर्जा बिहार सरकार के द्वारा मांगा गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राज्य की विशेष श्रेणी की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। सिंपल अगर पूछेगा क्या है किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या संविधान में कोई प्रावधान है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान आपको भारतीय संविधान में आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम्म। इसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, भारतीय संविधान के इस भाग में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आप करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें कहीं भी इसी प्रकार किसी इस प्रकार का कोई भी योजना का उल्लेख आपको नहीं देखने को मिलता है। योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा कौन देता था अतीत में, पहले राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या होता था, ये चीजें आपको मिलती थी। किसके द्वारा मिलता था, राज्य विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय सॉरी विकास राष्ट्रीय परिषद। विकास परिषद के द्वारा, मिस्टेक। राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए मानदंड, इसके लिए अगर बात करें मानदंड जो है, ठीक है, राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मानदंड किसने दिया, इसको गाडगिल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, 5 ईयर गाडगिल प्लान भी इनके फार्मूला। ऊपर था। ठीक है, एक 5 ईयर प्लान भी था। कौन सा 5 ईयर प्लान था गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं? 1969 में ये आता है गाडगिल वाला तो। देख लीजिएगा, किसी 5 ईयर प्लान भी इसने दिया था। ठीक है, तो गाडगिल हम्म। फार्मूला इससे संबंधित। आप देखिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, कंडीशंस याद रखिए, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के निम्नलिखित में से कौन कौन से मानदंड है, तो सबसे पहला पहाड़ी और कठिन भूभाग होना चाहिए। क्या है, पहाड़ी और कठिन भूभाग। भूभाग। बिहार इस पे खरा नहीं उतरता है। ठीक है, पहला वाला पे ही बिहार खरा नहीं उतरता है। कम जनसंख्या घनत्व और मतलब कि जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा। ठीक है, बिहार इस पे भी खरा नहीं उतरता, कम जनसंख्या घनत्व के अलावा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तीसरा का पड़ोसी देशों का सीमाओं पर रणनीति का स्थान। ठीक है, नेपाल के साथ रणनीति का स्थान नहीं कह सकते क्योंकि और भी बहुत सारे राज्यों का सीमा नेपाल के साथ लगता है, ऐसा नहीं कि ये चीन के साथ लगा हुआ है या फिर मान लें चीन के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन ये है, इस पे खरा वो उतर जाता है। है बिहार। राज्य वृत्त की गैर व्यवहार व्यवहार प्रकृति। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन होने चाहिए। अगर किसी ये सारे कंडीशन पे अगर कोई राज्य अगर फॉलो अगर करता है तो इसको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कंडीशंस पता चला गया क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहले पहाड़ी और ये कठिन सारे भूभाग। नहीं होने चाहिए, इसमें से कुछ भी हो जाए तो मतलब मिलता है दर्जा। नहीं, हाँ ठीक है, इतना दूसरा क्या होना है, चाहिए। नहीं, एक एक कंडीशंस को फॉलो करने से नहीं मिलेगा। ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीति का स्थान, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राज्य वृत्त और गैर व्यवहार प्रकृति। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक विशेष श्रेणी राज्य की अवधारणा पहली बार 1969 में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? 1969। बिल्कुल 1969 में पेश की गई थी। अब बात करेंगे 1969 में पेश की गई थी जब पांचवें वित्त आयोग का अध्यक्ष महावीर त्यागी ने, ठीक है, कुछ वंचित राज्यों के केंद्रीय सहायता कर छूट के रूप में, ठीक है, अधिमान्य उपचार प्रदान करने की मांग की। भारतीय संविधान की बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों की अलावा अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। यह आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछेगा भारतीय भारतीय संघ को, ठीक है, किसी भी राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है, इसके बारे में जानकारी आपको किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे? 275। 275। 275 में रट लीजिए, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक विशेष श्रेणी राज्य की अवधारणा को पहली बार, ठीक है, कब पेश की गई थी? 1969 में। 1969 में। अगर मैं बात करूं 1969 में जब इसे पेश किया गया सबसे पहली बार, एक विशेष श्रेणी राज्य की अवधारणा को पहली बार 1969 में पेश किया गया, उस समय कौन सा वित्त आयोग था, तो क्या बताएंगे? पांचवें वित्त पांचवा। आयोग। पांचवें वित्त आयोग था। ठीक है, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
महावीर महावीर त्यागी। त्यागी। महावीर त्यागी। अगर मान लीजिए वित्त आयोग तो राज्यों को मतलब अंश देने की सिफारिश करता है, जो कि आर्टिकल 280 में ऑलरेडी उल्लेख है। उसके अलावा भी अगर केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्यों को अतिरिक्त सहायता दे सकती है। इसके लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो क्या बताएंगे? 275। 275। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसे याद रखें, ठीक है। आप देखेंगे रघुराम राजन समिति की बात करेंगे, राज्यों को धन आवंटित करने के लिए एक नया फार्मूला लेकर, ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। सुलझाने के लिए एक नया फार्मूला लेकर आया गया, ठीक है। पहली बार जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1969 में, ठीक है, एससीएस प्रदान किया गया, ठीक है। एससीएस का मतलब स्पेशल स्टेट कैटेगरी में इसको डाला गया, ठीक है। किसको किसको डाला गया 1969 में? तीनों राज्य का नाम याद रखिए। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को दिया गया, असम को दिया गया, नागालैंड को दिया गया, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार अगर उनकी अगर सुनिए तो नीति आयोग के अनुसार केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। कितने राज्यों को दिया है? 11 राज्यों को। 11 राज्यों को। इस सारा नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन कौन है? असम है, असम, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट का सारे राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य हैं? याद करने का आसान तरीका बता, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य आते हैं? 6+1। 6+1 नहीं, 7+1 आता है, ठीक है। सेवन सिस्टर के नाम से सिक्किम को छोड़ के, क्योंकि सिक्किम जिस समय सेवन सिस्टर का कॉन्सेप्ट आया था, दैट टाइम सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे सिक्किम हिस्सा नहीं था, इसलिए सिक्किम को छोड़ के 7 राज्य है, ठीक है। एक्स्ट्रा कौन कौन हो जाएंगे? एक हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट बनाइए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे? उत्तराखंड हो जाएंगे, ठीक है। तेलंगाना हो जाएंगे, ठीक है। हो गया। तो नीति आयोग के अनुसार केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। एक राज्य असम, नॉर्थ ईस्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। याद हो गया? ट्रिक आसान है, आसान है ना। नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, 8 राज्यों के अलावा 3 और राज्य है जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, विशेष श्रेणी का दर्जा दिया। कौन कौन से राज्य है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना। बिल्कुल आसान है याद करना। हाँ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को किस आधार पर दिया होगा? जैसे मैंने ऊपर में बताया ना, कंडीशंस क्या होने चाहिए? पहाड़ी और कठिन भूभाग है, पहाड़ी भी वहाँ पे है और कठिन भूभाग। दूसरी बात अगर बात करेंगे तो आर्थिक ढांचागत पिछड़ापन भी आपको देखने को मिलता है। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का रणनीतिक स्थान भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सीमा किसके साथ लगता है, क्या बताएंगे आप? चाइना के साथ। और उत्तराखंड का सीमा किसके साथ लगता है? चाइना के साथ लगता है। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कर रहा है। जनसंख्या घनत्व तो जनजातीय आबादी का हिस्सा है वहाँ पे, बिल्कुल है, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे जनजाति है जो कि आपको पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो सारे कंडीशन को फुलफिल करते हैं। नॉर्थर्न ईस्टर्न के ज्यादातर स्टेट जो है सो किसी न किसी के साथ सीमा साझा करते हैं, और वो भी मतलब लगभग कंडीशन को पूरा करते हैं। अगर यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे क्या अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, फर्क यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। ये आपको 11 राज्य। तेलंगाना का किस आधार पे दिया गया, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तेलंगाना का आई थिंक इसका आधार क्या बनाया गया? फाइनेंशियल क्या? इशू था ना, जब नया स्टेट फाइनेंशियल के बना आधार तो पे वहाँ पे बनाया गया, नया राज्य बना फाइनेंशियल होगा, ठीक है। चलिए, तो सारे कंडीशंस आपको याद होने चाहिए, ऊपर जो मैंने कंडीशंस बताया। आपको ध्यान में रखिएगा, आर्थिक पिछड़ापन का अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। और 11 जो राज्य है उसमें से 3 राज्य के नाम याद रखिए, बाकी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, 5वां वित्त आयोग में तो बात किया गया था 22/7/1969 में से इनको पिछड़ापन देना चाहिए। 14वां वित्त आयोग बोलता है सब किसी भी राज्य को, ठीक है, 14वां वित्त आयोग की रिपोर्ट में किसी भी राज्यों को आगे, ठीक है, एससीएस देने की बात नहीं की गई, मतलब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 14वां वित्त आयोग ने मतलब क्या बोला, आगे से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि ठीक है, भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, ठीक है, आर्थिक रूप से प्रभावित होने के कारण, ठीक है, विशेष क्षेत्र का दर्जा मिला। तो अभी आप पूछ रहे थे ना, तो इसका रीजन आर्थिक है, ठीक है। क्या है इसका रीजन आर्थिक है। तो ऊपर का सारे कैटेगरी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, मैप के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तेलंगाना, मैंने बोला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को याद रखने के लिए, बाकी नॉर्थर्न ईस्टर्न सारा स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत, समझना आसान है, समझ गए। चलिए, सबसे पहले 1969 में हाँ, तेलंगाना तो ये चारों को फुलफिल नहीं करता, फिर कैसे उसको मिला विशेष राज्य का यहाँ पे दर्जा? लिखा ना आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ापन की वजह से इसको मिला।
आंध्र प्रदेश से विभाजन हुआ तो तब फिर आर्थिक रूप से हम्म कमजोर हो गया होगा, इसी आर्थिक रूप कारण से से। बहुत सारे रीजन है। दक्षिण भारत का सारे राज्य की बात करें, कहीं ना कहीं उसकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। इसकी सीमा समुद्र से भी नहीं लैंड लगती लॉक्ड है। है। तो इकोनॉमिक रूप से तो ऐसे ही पिछड़ा हो गया ना दक्षिण भारत राज्यों से। ट्रेड में भी इसका हाँ। कमी है। आप चलेंगे बिहार और, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, बिहार और विशेष राज्य का दर्जा। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार ने 2010 में, नीतीश कुमार ने पहली बार केंद्र से बिहार के लिए विशेष दर्जा का मांग किया था। कब किया था फर्स्ट टाइम? तो 2010 में। 2010 में देखेंगे फर्स्ट टाइम मतलब बिहार के लिए मतलब विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया गया था, ठीक है। तत्कालीन केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री रघुराम राजन की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई थी, ठीक है। रघुराम राजन जी तो आप लोग जानते हैं ना, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, बहुत बड़े मतलब इकोनॉमिक्स है। रघुराम जी की समिति ने आर्थिक रूप से पिछड़ेपन राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने वाले मापदंडों को समाप्त करके राज्यों को कम विकसित अपेक्षाकृत विकसित राज्यों की बांटने की सुझाव दिया। बोला गया से भाई साहब ऐसा करो, विशेष राज्य का दर्जा देने से भेदभाव होगा। ऐसा करो, राज्यों को कैटेगराइज कर दो, मतलब ये विकसित, सबसे कम विकसित और एक विकसित राज्य बना दो। समझ रहे हैं ना? एक विकसित राज्य जी। हो जाएगा, एक होगा उससे कम विकसित होगा, इसको होगा सबसे कम विकसित होगा। तो मतलब इन्होंने ये सुझाव दिया था। लेकिन उसके बाद 14वां वित्त आयोग आ जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वाईबी रेड्डी। ये भी शायद आई थिंक गवर्नर रहे हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर ये भी रेड्डी साहब भी रहे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग ने, ठीक है, वित्त आयोग ने विशेष दर्जा को समाप्त करने संबंधित सिफारिश में कहा कि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों को किसी अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए, ठीक है। मतलब बोला उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 8 राज्य जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, पहाड़ी राज्यों के अलावा और किसी भी राज्य को मतलब अब फिर से मतलब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया था, ठीक है। तो 14वां वित्त आयोग अध्यक्षता कौन थे? ठीक है, वाई वाईबी रेड्डी साहब, ठीक है। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, ठीक है, किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने से मना किया तथा मांगने पर विशेष पैकेज देने की बात कही, ठीक है। विशेष दर्जा तो आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका बहुत अधिक दिक्कत है आप हमसे विशेष पैकेज ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो थे आपको मतलब विशेष राज्य को दर्जा को लेकर थे, ये प्रश्न आपको मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब बिहार सरकार ने ऑफिशियली रूप से अगर बात करेंगे तो दर्जा बिहार सरकार ने ऑफिशियली रूप से कब कब मांग की थी विशेष राज्य की दर्जा के? 2013 में या 2017 में, 2013 और ठीक है। 2017 नीतीश कुमार जब 2010 में जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी इसको उठाया गया था, लेकिन ऑफिशियली रूप से एक मांग जो था 13 और 17 में किया गया, ठीक है। राज्य को विशेष सैनिक का दर्जा देने के लिए कौन सा मानदंड है, कौन सा गाडगिल फार्मूला है? गाडगिल फार्मूला ये 5 कंडीशंस बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं गाडगिल फार्मूला? कितने कंडीशंस है? 5 है, ठीक है। कितने कंडीशंस है? 5 कंडीशंस आपको देते हैं, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। बात करेंगे एक विशेष राज्य की अवधारणा को सबसे पहली बार 1969 में प्रस्तुत किया गया था। उसके आधार पर 3 राज्यों का आपको मिला था। कौन कौन से 3 राज्य? तीनों राज्यों के नाम जम्मू बताओ जो कि 1969 कश्मीर, में सबसे पहले दिया गया। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, जम्मू नागालैंड, कश्मीर आओ, नागालैंड, असम। बिल्कुल ठीक है। जम्मू कश्मीर थे, ठीक है, नागालैंड थे और क्या थे एक और? असम थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद में जाके 11 राज्यों को विशेष दर्जा दे दिया गया। नीति आयोग के अनुसार केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को विशेष दर्जा दिया। याद करने का आसान तरीका है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाद में 2010 में नीतीश कुमार ने पहली बार केंद्र से बिहार के लिए विशेष दर्जा का मांगा था। लेकिन बात करेंगे 14वां वित्त आयोग जो था उसने बोला कि अब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक कमेटी बनाया गया था रघुराम राजन जी की अध्यक्षता में। उन्होंने विशेष दर्जा के बारे में क्या कहा उन्होंने? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कि तीसरा थ्योरी उन्होंने दिया? तीन कैटेगरी में बांटने बोला था। से विशेष राज्य का दर्जा किसी को बांट दो, 3 कैटेगरी में राज्यों को बांट दो। एक बताओ विकसित, एक होगा कम विकसित, एक होगा सबसे कम विकसित। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से उन्होंने बोला, ठीक है। उसके बाद 2018 में जेटली साहब की बात करेंगे जो कि वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा भाई साहब हम किसी भी राज्यों को विशेष दर्जा तो नहीं देने जा रहे, लेकिन हाँ अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो हमसे विशेष पैकेज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी कहानी थी। प्रीलिम्स में प्रश्न क्या बनेगा? डेट को लेकर प्रश्न पूछ सकता है, गाडगिल योजना को लेकर प्रश्न पूछ सकता है, कंडीशन पूछ सकता है, पूछेगा गाडगिल फार्मूला में, ठीक है। गाडगिल मानदंड में निम्नलिखित में से कौन सा शर्त नहीं था, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक उसमें से नहीं हो सकते, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर इसको और भी दूसरे तरीके से एक ही सही होगा 3 उसमें गलत होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। पहली बार अवधारणा 1969 में पेश किया गया था। उसमें बोले 5वां वित्त आयोग ने राज्यों के बारे में क्या मानदंड दिया था? तो 5वां वित्त आयोग था, ठीक है। 5वां वित्त आयोग और 14वां वित्त आयोग, 5वां वित्त आयोग 1969 में,
इसने दिया था, ठीक है, 14वां वित्त आयोग ने देने से मना इनकार कर कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राज्य के नाम पूछ सकता है, कौन कौन राज्य है, ठीक है, मैप के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि राज्य का नाम सबका याद हो गया होगा क्योंकि याद करना बहुत ही आसान है। आई थिंक ऑल क्लियर विशेष राज्य को लेके, जी सर। ठीक है। मैगजीन डाला हुआ है, मैगजीन किसी भी किताब को ढूंढने के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या तरीका है। आप किसी सर भी जी किताब को हाँ। ढूंढने के लिए, सुनिए यहाँ पे, देखिए मेरी बात को सुनिए आप, लेट मी क्लियर, ठीक है। इसको पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देख रहे हैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे, सारा किताब यहीं पे डाला हो, किस कौन सा क्लास कैसे होता है, सबका डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेंस का, प्रीवियस ईयर का, मॉडल पेपर भी, मॉडल क्वेश्चन भी, मॉडल कॉपी भी डाला हुआ, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। जो भी किताब है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब बताइए क्या बोल रही थी। सर एक्चुअली ना मॉर्निंग का मेरा क्लास थोड़ा सा स्किप हो गया था और इस समय मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ, तो रिकॉर्डिंग क्लास इसी पे मिल जाएगी, इसी ग्रुप में। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक है, एक दिन बाद आपका यूट्यूब पे चला जाता है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखिए ना आप। जी सर मैं तो हाँ, तो पहले उस पे से आपको ही। मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप चलेंगे, ये तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया प्रीलिम्स स्पेशल। दूसरा टॉपिक है यूएनएफसीसी का कॉप। कॉप का सबसे पहले आप हमें फुल फॉर्म बताइए, कॉप का क्या होता है फुल फॉर्म। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फ्रेंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंस पार्टी। ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये कॉप 28 है, तो कॉप 27, कॉप 28, कॉप 29, 29, ठीक है। तीनों का स्थान 30 हो बताइए गई। क्या होगा। पहले 30 भी आ गया है, 27। चलो ठीक है, बता। 27, 28, 29, 30 का प्लेस बताइए श्रमल कहाँ शेख। कहाँ पे है। 27 श्रमल शेख इजिप्ट। ये तो बिल्कुल, इजिप्ट में 28 है, 28 यूएई यूएई में, दुबई। यूएई में, और ठीक है। ये 29 29, बाकू में। बाकू, 30, बाकू अजरबैजान। और ब्राजील। 30 30 ब्राजील। ब्राजील में होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जी सर। इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कॉप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, कॉप 28 खबरों में है, ठीक है। क्यों खबरों में है, तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई की सरकार ने 30 नवंबर 2023 से, ठीक है, 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, यूएनएफसीसी, ठीक है, कॉप 28 की पार्टियों के, ठीक है, 28वें सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 9 मई 1992 को अपनाया गया, ठीक है। ब्राजील के लिए रियो डी जेनेरो में, ठीक है, पर्यावरण और विकास पर, ठीक है, प्रमुख सम्मेलन के, ठीक है, हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया, ठीक है। यह अपेक्षित 50 अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद 1994 में लागू हुआ, ठीक है। अब सम्मेलन की लगभग सार्वभौमिक सदस्यता हो गई है, ठीक है। मतलब सार्वभौमिक सदस्यता मतलब हर जगह से लोग इसमें आते हैं, मतलब हर कॉन्टिनेंट के मेंबर है, ये कहना उचित होगा। तो सब कुछ है इसमें, ठीक। कॉप की बात करेंगे, सबसे पहले 1992 में लागू किया, रियो डी जेनेरो में लागू किया, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, ठीक है। तो यूएनएफसीसी के तहत फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 1992 में लागू किया गया, लेकिन पहला कब हुआ था, पहला पहला कब हुआ था, 1994। 1994। एक कॉप जो है आपको इंडिया में भी हो चुका है, ठीक है, एक नहीं दो हुआ है कॉप इंडिया में, ठीक है। कितने कॉप हुए इंडिया में, एक तो कॉप 8 हुआ है, कॉप 8 कब हुआ था, 3 में हुआ 2002। था, 2 में। 2002 में एक कॉप हुआ था, ठीक है, कॉप नंबर 8 था, कितना था, कॉप 8 कप था, ठीक है। नंबर पहला कॉप कब हुआ था, 1994 में। 1994। समझौता कब हुआ, 1992 में, ठीक है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यूएनएफसीसी का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। ध्यान में, इसमें कितने पार्टीज हैं, जैसे पार्टी की संख्या कितने कितने मेंबर है इसके यूएनएफसीसी के, नहीं सर, कितने, 198 या 93। बिल्कुल 198 मेंबर है, कितने मेंबर है ये भी ध्यान में रखना आपको, 198 मेंबर है, ठीक है। चलिए 90। आप चलते हैं यहाँ पे कॉप के बारे में, जो बेसिक डिटेल्स था हमने जान लिया। 1992 में मतलब फ्रेमवर्क को अपनाया गया, कन्वेंशन फ्रेमवर्क को अपनाया गया, कहाँ पे अपनाया गया था, रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राजील की राजधानी थी, ठीक है। ये 50 अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद, मतलब 50 कंट्री का अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद इसको लागू कब से कर दिया गया, तो 1994 में लागू कर दिया गया, ठीक है। अब सम्मेलन की लगभग सार्वभौमिक सदस्यता हो गई। सार्वभौमिक सदस्यता मतलब समझते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल मतलब इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, समर्थन देखने को आपको मिलता है, ठीक है।
हम बात करते हैं कॉप 28 हुआ कहाँ है, उसके क्या परिणाम आपको निकलने के, इसके क्या परिणाम निकलने के मिले हैं, उस पे भी थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। चलेंगे संयुक्त अरब अमीरात की आम सहमति, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की आम सहमति के ऐतिहासिक समझौता है जो 2050 तक, ठीक है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान करता है, ठीक है। अगर एक खाड़ी देश अगर इस तरह का आह्वान अगर कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खाड़ी देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है पेट्रोलियम के ऊपर निर्धारित होती है, ठीक है। देखिए खाड़ी देश अगर इस तरह की घोषणा करे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि अगर शुद्ध कार्बन की तरह हम लोग जाते हैं जीरो, ठीक है, जीरो कार्बन उत्सर्जन की अगर बात करते हैं तो इससे अगर सबसे ज्यादा नुकसान किस कंट्री को होता है, खाड़ी देश को ही होता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, पेट्रोलियम पे तेल आधारित पे। है कि नहीं है। भारत ने न्यूट्रल कार्बन होने का लक्ष्य को कब तक अपनाया है, 2070 तक। 2070 का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सबने बोला से 2050 तक करो, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा पिछड़े पर, इसलिए हमने कब तक अपनाया है, भारत ने कहा से हम कोशिश करेंगे खत्म करने का, लेकिन हमें कम से कम 70 तक का समय दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कार्बन फैलाया, हमने तो उतना फैलाया भी नहीं, ठीक है। हमारा तो अभी कंट्री डेवलपिंग फेज में, आप लोग पहले से जिन्होंने सबसे पहले डेवलप किया उन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन को विश्व में फैलाया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसे सबसे ज्यादा विश्व में कार्बन फैलाने के काम यूएसए ने ही किया है, ठीक है। आज भरे हुए बड़े बड़े डिंग हाक, लेकिन सबसे बड़ा योगदान कार्बन फैलाने में जो डेवलपमेंट नेशन है उनका ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पहले उनके यहाँ आया सब कुछ उनके हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा उनके हुआ, इसलिए कार्बन को भी उन्होंने ही फैलाया है। जल जलवायु संकट को जीवाश्म संकट के रूप में स्वीकार करता है, राष्ट्रों से कोयले तेल और गैस से दूर जाने का आग्रह करता है, राष्ट्र को कोयला तेल और गैस से दूर जाने का आग्रह करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रखा संयुक्त अरब अमीरात की, ठीक है, उनका कन्वेंशन में ये बात को कही गई कॉप 28 में। ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक, वैश्विक स्टॉक टेक को दुनिया भर में, ठीक है, जलवायु कार्रवाई और समर्थन का आकलन करने करने ठीक है, अंतराल खोजना प्रगति से तेजी लाने के लिए, ठीक है, सहयोग करने के लिए 198 देशों द्वारा सर्वसम्मति अपनाया गया। मैंने ऊपर बात किया था यूएनएफसीसी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ऊपर ही बताया था कितनी थी, 198। 198 है, लेकिन जब कॉप बना उस समय कितने समर्थित देश थे, 1992 में 50। कितने देशों ने समर्थन किया, 50 सर। 50 देशों ने समर्थन किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जिस देशों ने सबसे ज्यादा मतलब कार्बन फैला उसने क्या लक्ष्य था, चीन कहता था भाई साहब हमको 2060 तक का समय चाहिए, भारत बोला से हमें 2070 तक का मतलब समय चाहिए, लेकिन संपूर्ण पूरे विश्व ने बोला से भाई साहब कोशिश करो से कम 2050 तक मतलब जीवाश्म ईंधन को शुद्ध, ठीक है, शून्य बनाने की प्रतिबद्धता है। अगर पूछेगा भारत कब तक, क्या बताएंगे, 2070। बिल्कुल 2070 तक। ये चाइना का नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा मतलब विश्व का लक्ष्य कब तक है, 2050। बिल्कुल 2050। हमारे रेलवे ने लक्ष्य कब तक रखा है, 2050। 2030 तक, ठीक है। अगर पूछेंगे मुंबई सिटी ने लक्ष्य कब तक रखा, मुंबई शहर जीरो वो 50 तक रखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे क्या था, 2050 जीवाश्म ईंधन को शून्य बनाने की प्रतिबद्धता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देशों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर, ठीक है, परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन को कम करने का आह्वान किया। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा जानते हैं आप लोग, वैसे ऊर्जा जो कि मतलब बहुत है, ठीक है, मतलब जल्दी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, जो प्रकृति के रूप में हमें उपलब्ध है, जैसे भूमि ताप ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, बिल्कुल है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सौर ऊर्जा हो सकता है, ये सब इस पे हम लोग को क्या करना है, मुख्यतः डिपेंडेंट होना है, ठीक है, कार्बन को इंड करना है। 2023 तक मीथेन उत्सर्जन सहित, ठीक है, उत्सर्जन को काफी हद तक मतलब कम करना है। निर्बाध कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने की दिशा में मतलब तेजी लाना। अब सडन हम लोग क्या कर सकते हैं, सडन हम लोग क्या बोलते हैं कोयला के ऊपर या फिर कार्बन के ऊपर निर्भरता सडन खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः इन्हीं पे निर्भर है। अगर सडन अगर उन पर डिपेंडेंसी का दिखाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, तो इसलिए धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, ठीक है, प्रयास करना है चरणबद्ध तरीके से मतलब इसको समाप्त किया जा सके, ठीक है, ध्यान में रखना है। लॉस एंड डैमेज, ठीक है, पहली बार मिस्र के, ठीक है, शर्म अल शेख में कॉप 27 के दौरान घोषित किया गया। कॉप 28 के, ठीक है, सदस्यों ने विकासशील देशों के, ठीक है, जलवायु आपदाओं से उभरने के मदद करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड संचालित करने का सहमति व्यक्त किया। अब इसमें लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, अब भूटान की इसमें क्या गलती है, नेपाल की इसकी क्या गलती है, ठीक है,
मालदीव की इसमें क्या गलती है, मॉरिशस की इसमें क्या गलती है? उसने तो जीरो कभी कार्बन फैलाया ही नहीं, लेकिन भुगतना तो उनको भी पड़ रहा है। अगर कार्बन की अगर मात्रा अगर बढ़ रही है वातावरण में, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले मालदीव, मॉरिशस, ये सब देश डूब रहे हैं। तो इन लोगों को बोला गया था, चलो ठीक है तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमको तुम्हारे ऊपर अगर विश्व की बात आती तो तुम भी उसमें शामिल। सर की नहीं आ आवाज रही नहीं है आ सर। रही है। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर, आ रही है हाँ सर तो आ आवाज। रही है। हेलो। जी हेलो। सर अभी आ आ रही रही है आवाज। अभी ऑडिबल है ना? कहाँ तक जी बात कर रहे थे हम? मॉरिशस तक सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। डूब रहा है सर। मॉरिशस मालदीव सर मालदीव। सबसे हाँ पहले मालदीव। आपका मालदीव डूबेगा। ठीक है, मॉरिशस बाद में डूबेगा, लेकिन मालदीव सबसे पहले डूबेगा। ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा फंड है ना जिसमें मतलब क्या है, इसमें पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। और उन किसी पैसों भी से देश मतलब को मदद सर। किया जाएगा। ठीक है, हाँ, वैसे कंट्री को मदद लॉस किया होगा जाएगा ना कि सर। बहुत ही। नहीं, हाँ। हाँ बिल्कुल, अगर आप पूरी तरीके से आप कार्बन न्यूट्रल की अगर आप बात करते हो, ठीक है, कार्बन को खत्म समाप्त करने की बात करते हो, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे नेशन को लॉस होगा। तो वैसे कंट्री को मतलब मदद किया जाएगा। तो आपसे ये नहीं पूछेगा लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, बोलेगा लॉस एंड डैमेज फंड का थ्योरी जो था कॉप में दिया गया, किस कॉप में दिया गया? क्या बताएंगे? 27 सर, 27 COP 27। बिल्कुल, कॉप 27 में दिया गया। ये फाइव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। मतलब क्या होगा, तो मतलब ऐसे विकासशील देश या फिर अल्प विकसित देश, ठीक है, को देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने में मदद करने के लॉस एंड डैमेज फंड संचालित करने पे सहमति व्यक्त की गई। अब देखिए, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा 118 देशों ने, ठीक है, 2030 तक दुनिया की हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर, ठीक है, 11,000 गीगावाट करने के इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। भारत इन 118 देशों में शामिल नहीं है। हम बोले भाई साहब हमको समय चाहिए, हमको 2070 तक समय चाहिए। भारत जो है 2030 तक का जो कंडीशन जो रखा गया है, 118 देशों में भारत शामिल नहीं है। ठीक है। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा की बात करें तो इस प्रतिज्ञा को भारत को छोड़कर 63 देशों द्वारा, ठीक है, 2050 तक, ठीक है, 2022 की स्तर की तुलना में, ठीक है, अपने कूलिंग संबंधी उत्सर्जन को कम करके, ठीक है, 68% तक कम करने का समर्थन प्राप्त है। परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने की घोषणा की गई। ठीक है, परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने की घोषणा की गई। ठीक है। 20 से अधिक देश, ठीक है, भारत नहीं है, 2050 तक, ठीक है, शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और 1.5 डिग्री लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा की भूमिका को पहचानते हुए, ठीक है, ट्रिपल परमाणु ऊर्जा की घोषणा शुरू की गई। लेकिन ये जो परमाणु ऊर्जा ऑटोमेटिक एनर्जी से क्या बनाया जाए, बॉम्ब नहीं बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे इससे? एनर्जी। ग्रीन बिजली एनर्जी। बनेंगे। ठीक है, पावर के लिए, बिजली। पावर के रूप में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। क्योंकि यूरेनियम से आपका बम भी बनता है और यूरेनियम से आपका बिजली भी बनता है। ठीक है। चलिए, लेकिन अगर जब भी हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, कार्बन के बाद अगर मूव करेंगे तो सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे लिए पावर का वो यूरेनियम ही होने वाला है। इसीलिए यूरेनियम को किसका ईंधन कहते हैं? क्या बोला जाता है उसको? भविष्य का। भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है। ग्लोबल हाइड्रोजन। ग्रीन क्रेडिट, हाँ, हाइड्रोजन को भी कहते हैं, लेकिन यूरेनियम को भी एज ए फ्यूचर के ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कहते हैं उसको, फ्यूचर का एनर्जी उसको कहते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात करेंगे भारत ने, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित कर, करने के लिए, ठीक है, प्रो प्लेनेट को कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉप 28 में, ठीक है, कॉप 20 में अमीरात के साथ ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को, ठीक है, सह मेजबानी की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, कॉप 28 में है। मेजबानी किसने की? तो मेजबानी तो भाई वो तो जरूर करेगा जो कि जहां पे ये हो रहा है। ठीक है, तो मेजबानी की बात की यूएई, अब प्लस इसमें क्या शामिल हो गया? भारत भी शामिल हो गया। तो आपसे पूछेगा से कॉप 28 में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मेजबान देश कौन कौन था? तो क्या बताएंगे? एक तो जहां पे हो रहा है वो तो मेजबान होगा ही, अब प्लस उसके साथ मतलब कौन था मेजबान? था क्या बताएंगे? भारत मेजबान था। ठीक है, कौन था मेजबान? ध्यान में रखेंगे तो उसके साथ भारत भी मेजबान था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है,
तो ये सारे के सारे कॉप 28 पे भारत की विचार को भी जरा जान लेते हैं। तो कॉप 23 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। कॉप 28 सॉरी, भारत ने 2028 में कॉप 33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब तक भारत कब मतलब मेजबानी करेगा कॉप का, तो क्या बताएंगे? 2028 में। 2028 में, जो कि कितने नंबर का कॉप होगा ये, क्या बताएं कितने नंबर का कॉप होगा? 33 कॉप 33 होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, भारत ने संयुक्त जलवायु वार्ता को समानता और न्याय की मांग की। GHG इन्वेंट्री पर आधारित तीसरा राष्ट्रीय संचार, भारत ने प्रारंभिक अनुकूलन संचार के साथ इसे अंतिम रूप दे दिया, ठीक है। UNFCCC के अनुच्छेद 4 के तहत, ठीक है, सम्मेलन के दलों के समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बिहार में 2040 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जित हासिल करेगा, ठीक है। 69 BPSC में प्रश्न पूछा था, लेकिन ऑप्शन बहुत उल्टा सीधा दिया हुआ था, उसका 2022 की 2023 ले लिया था, ठीक है, इसलिए उस प्रश्न को हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करें। तो बिहार की बात करेंगे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य मतलब क्या रखा है? 2040 विश्व से भी 10 साल कम रखा है, ठीक है। क्या लगता है पूरा कर पाएगा? ठीक है, कॉन्फिडेंस देख रहे बिहार का कम नहीं है, ठीक है। कब तक रखा है? विश्व का लक्ष्य की बात करें 2050 तक है, बिहार का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2040 तक रखा है, ठीक है। विश्व का लक्ष्य 50 तक है, चाइना का लक्ष्य 60 तक है, भारत का लक्ष्य 70 तक है, ठीक है। रेलवे का लक्ष्य 30 तक है, मुंबई शहर ने लक्ष्य रखा है 2050 तक रखा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जी है। क्या क्या हुआ, नहीं समझ, क्या इकोनॉमिक बोली? ग्रोथ बहुत ज्यादा है सर बिहार का, इसीलिए बिहार अपने हाँ, लक्ष्य को बिहार ने तो हमको लगता है कार्बन फैलाया भी नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री तो यहाँ पे सुनने ही है, कोई योगदान भी नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है तो जी बिल्कुल सिर्फ इंडस्ट्री चलिए सर आप ऊपर, डीजल से वाहन को हटाकर इलेक्ट्रिकल वाहन कर देगा सर, तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। पहले तो CNG के ऊपर काम करेगा, यस पहले सर। तो CNG के ऊपर मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। CNG के बाद धीरे धीरे हाइड्रोजन पे मूव करने की बात हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन लगभग 70% मतलब क्या करता है, कार्बन को समाप्त कर 70%, 30% उसका रहता है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे। हालांकि बहुत सरकार का इंसेंटिव वगैरह भी है, जिसपे आप अगर मूव करते हैं डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक वाहन पे मूव करते हैं, तो वो आपको सरकार बहुत अधिक सब्सिडी मतलब दिया है सर, फंड वगैरह भी दे रही है, नहीं? सब्सिडी हाँ बिल्कुल, ठीक है। सब्सिडी भी दे रही है सर। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रश्न जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तो सारा याद हो ही गया होगा, ज्यादा कुछ तो था नहीं, ठीक है। UNFCCC में कितने देश शामिल है, एक बार देश का नाम बताइए तो। 198। 198 बिल्कुल 198 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में, किस कॉप में बनाया गया लॉस एंड डैमेज फंड? कॉप 27 में सर, कॉप में 27 में बनाया गया मिस्र था, में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है, मिस्र में बना था, ठीक है। 2030 तक मतलब बात करेंगे तो दुनिया के हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने के प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया था। 118 देश शामिल थे, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है, नहीं ठीक है, नहीं ध्यान में है। रखना है, ठीक है। तो बाकी यही सब प्रश्न है और कुछ है नहीं। अब भारत मतलब कौन सा कॉप का आगे मेजबानी कर सकता है वो बता दीजिए जरा। कॉप 33 33 सर, कॉप 2028 में। 33 बिल कॉप 33 का मेजबानी कर सकता है, जो कि कब हो सकता है, 2028 में हो सकता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान 2028 में तक रखना है। बिहार ने मतलब कब मतलब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का रखा है, तो क्या बताएंगे? 40 तक सर, 2040 40 तक 20 का 4 सर। इस तक रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉप से UNFCCC से संबंधित जो है कुछ घटना है, उसके ऊपर जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1992 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया गया, लेकिन लागू कब होता है? 1992 में तो अपना लिया, इसको लागू कब किया गया? 1994 में हाँ, उस 1994 समय में कितने सर, 2 देशों ने साल मतलब इसे बाद। सहमति दे दी अपनी, कितनी दे दी? 50 50 देशों ने सहमति दे दी, ठीक है। आप चलते 2007 में, ठीक है, 2007 में कॉप 13 होता है, बाली रोड मैप को अपनाएगा। बाली कहाँ पे पड़ता है? बाली इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सर। इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। बाली रोड मैप अभी को 10 अपनाया दिन गया और पहले यहाँ, सर हुआ तो वहाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। G20 इसके पहले वहीं पर हुआ था सर। G20 आपका, हाँ बिल्कुल वहां पे हुआ था, ठीक है, हाँ बिल्कुल वहां पे G20 वहीं पे हुआ, बाली इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए उसके कॉप बाद 13 की इंडिया में बात हुआ करेंगे था। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नई वार्ता प्रक्रिया बाली एक्शन प्लान भी अपनाया गया। तो आपसे ये नहीं पूछेगा बाली में कौन सा होगा, बोलेगा बाली एक्शन प्लान, जो कि कॉप से संबंधित है, कब हुआ था? 2007 में हुआ था, ठीक है। अब आता कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का राजधानी है, ठीक है, 2009 में कोपेनहेगन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। विकसित देशों ने 2010 से 12 की अवधि के लिए फास्ट स्टार्ट विथ में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक प्रतिज्ञा की, ठीक है।
फिर कॉप 18 होता है 12 में, ठीक है, दोहा में होता है कतर में, क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता, ठीक है, अवधि शुरू करना, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब है, क्योटो प्रोटोकॉल? 2012। 2012 में नहीं, इसका सेकेंड वाला है, ठीक है। पहला कब था, क्योटो प्रोटोकॉल घोषणा कब किया था? 1997 में। 7 की 87 है, 87 है कि 97 क्योटो प्रोटोकॉल? नहीं 87 87 87 होगा, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल था तो ना। देख लीजिए ना, 97 या 87 होगा क्योटो प्रोटोकॉल, कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, वही होगा, दोनों में से कुछ होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल पे आपसे पूछता है, तो 2012 में कॉप 18 होता है, दोहा संशोधन को अपनाना, क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता की अवधि यहीं से शुरू होती है। कॉप 21 की बात करें, पेरिस समझौता, ये इंपोर्टेंट है पेरिस वाला, ठीक है। कॉप 15 में 1997 था सर। वही 1997 88 से मॉन्ट्रियल फिर 87 होगा, ठीक है, 87 मॉन्ट्रियल होगा, 97 क्योटो होता है, ठीक है। क्योटो जापान है अब सर। कॉप 21 की बात करेंगे, 2015 में होता है 195 राष्ट्र, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कम कार्बन, लचीले और टिकाऊ भविष्य की दिशा में कार्रवाई और निवेश शुरू करने पे सहमत होते हैं, ठीक है। तो कॉप 21, ठीक है, 2015 इंपोर्टेंट है। 21 की बात करेंगे, 2021 में कॉप 26 होता है, ग्लासगो में होता है। और 2023 वाला तो ध्यान में रखिएगा दुबई में होता है, ठीक है। दुबई में एक्सपो सिटी, ये लोग शहर क्यों बना रहे हैं, ठीक है, ये लोग एक्सपो सिटी जो है ना एक आधुनिक शहर है, ठीक है, क्योंकि ये लोग जानते हैं यस से सर। हमारी अर्थव्यवस्था दो तरह से चलेगी, ठीक है। एक तो पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरा पेट्रोलियम पे है, जो कि अब चलने वाला नहीं, तो ये लोग अपने शहर को आधुनिक शहर के रूप में विकसित कर रहे हैं, टूरिस्ट के लिए हब बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब कतर जैसे नेशन को, ठीक है, इतना बड़ा वर्ल्ड कप, ठीक है, फुटबॉल का होस्ट करने का क्या जरूरत है, जबकि वहां पे फुटबॉल तो खेला भी नहीं जाता, क्योंकि दुनिया के देशों का मतलब अपने तरफ क्या करना चाहते, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जैसे ही पेट्रोलियम वगैरह ये सब बंद होगा ना, तो ये लोग गर्त में चले जाएंगे। इसलिए भविष्य के लक्ष्य को देखते हुए अपने शहर को, अपने देश को इस प्रकार से विकसित करना चाहते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था केवल पेट्रोलियम के ऊपर निर्भरता न रहे, दूसरे चीज के ऊपर भी क्या हो, निर्भर हो, ताकि आगे वो लोग मतलब सरवाइव कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सो सिटी बनाया गया है। सऊदी अरब एक प्रकार का विशेष प्रकार का आधुनिक सिटी बना रहा है, उसका नाम क्या रखा भूल रहा हूँ मैं अभी, लेकिन वो बहुत ही अजीब टाइप का सिटी बना, एकदम AI UI वगैरह लगा उगा दिया है, एकदम 3D टाइप का सिटी बना दिया है, ठीक है। दोनों प्रतिशत दीवार खींचा हुआ है वही। हमला अजीब टाइप का एकदम आधुनिक, उसमें हाँ उड़ेगा, मतलब गाड़ी उड़ी मतलब उड़ेगा, ठीक है, इस तरह का मतलब है। दुबई में देखिए, दुबई में सब बड़ा सब कुछ होगा, सब वहीं पे होगा, ठीक है। तो शुरू में दुबई तो UAE तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन सऊदी अरब वगैरह ये सब पीछे रह गया था, कतर वगैरह पीछे रह गया था। तब ये भी अपने आप को मतलब दुबई की तरह मतलब विकसित करने की कोशिश कर रहा है, UAE की तरह, ताकि मतलब भविष्य में अगर उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह पेट्रोलियम पे निर्भर, पेट्रोलियम का यूजलेस हो जाएगा एक समय के बाद, होगा ना एक समय के बाद यूजलेस, यस तो सर। उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। कोविड के समय ही देख लीजिए, पेट्रोलियम का कोई यूज ही नहीं था, इन कंट्री की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खराब हो गई थी, गाड़ी चलेगा ही नहीं, तो तुमसे पेट्रोल खरीदेगा कौन, ठीक है। सही बात। अब यहाँ से जो हमारे पास बहुत सारा प्रश्न बनेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जरूरी भी इससे प्रश्न आएंगे भी एग्जाम में, ठीक है। तो ऊपर का 2 कॉन्सेप्ट हुआ, एक तीसरा कॉन्सेप्ट आज करवा देता हूँ, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। हमारे यहाँ पता होना चाहिए, कानून जो थे ब्रिटिश कालीन कानून थे, ठीक है, ब्रिटिश कालीन IPS आपराधिक कानूनों में परिवर्तन संबंधी अधिनियम बनाए गए। हाल में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, ठीक है, BNSS, ठीक है, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मतलब पारित कर दी। तब यहाँ पे देन भारतीय केंद्र ने भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये मतलब 3 तरह के कानून जो थे केंद्र सरकार ने पारित किए, ठीक है। ये अधिनियम मौजूदा भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC, क्या बोलते हैं CRPC 1973, और ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। 1973 मिस्टेक प्रिंट है क्या ये? इसका इंग्लिश में चेंज की थी क्या है, जो भी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगता है मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 1872 का मतलब स्थान लेंगे। अब क्या था यहाँ पे, संगठित अपराध, इनमें अपहरण, जबरन वसूली और अपराध सिंडिकेट से जुड़े साइबर क्राइम जैसी गतिविधियों से संगठित अपराध का रूप प्रस्तुत करना है। राजद्रोह का निरसन किया गया, राजद्रोह का जो केस होता है, सेडिशन जो होता है, तो वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। राजद्रोह सरकार के खिलाफ द्रोह को देशद्रोह, ठीक है, राष्ट्र के खिलाफ अपराध को बदलकर राजद्रोह के अपराध को खत्म कर देगा। राजद्रोह क्या होता है, सरकार के खिलाफ द्रोह को, देशद्रोह क्या होता है, राष्ट्र के खिलाफ अपराध से बदलकर, ठीक है, राजद्रोह के अपराध को मतलब खत्म कर देगा।
ठीक है, मतलब आप मतलब राजद्रोह नहीं रहेगा, वो क्या हो सकता है, देशद्रोह हो सकता है। ठीक है, मतलब राजद्रोह किसमें चेंज हो गया, देशद्रोह में चेंज हो गया। ठीक है, मॉब लिंचिंग के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई भी अगर मॉब लिंचिंग करता है, भीड़ के द्वारा अगर किसी की हत्या की जाती है, उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान लाया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। भ्रामक कृत्यकों के लिए सजा, मतलब कोई अगर क्या भ्रामक, भ्रामक समझते हैं क्या बोलते हैं उसको, अफवाह सर। अफवाह फैलाएगा। ठीक है, झूठे विवाह वादों, अच्छा भ्रामक कृत्य के लिए भी ये दूसरा चीज है। ठीक है, झूठा विवाह करके किसी से अगर किसी भी तरह के यौन संबंध वगैरह मंगाते हैं तो उसके लिए 10 साल का सजा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, आप अगर अपना धर्म को छिपा कर किसी से अगर विवाह कर रहे हैं, बहुत सारा केस देखने को मिला था अभी हाल फिलहाल में, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया, 10 साल का सजा। आरोप पत्र की समय सीमा, मुकदमे में तेजी लाने के और देरी से रोकने के उद्देश्य से आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 180 दिन का अधिकतम सीमा लागू किया गया है। यूएपीए की भाषा को अपनाना। ठीक है, यूएपीए 1967 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको यूएपीए कहते हैं, आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा को, ठीक है, अपनाना। विशेष रूप से यूएपीए के धारा 15 के तहत मौजूदा परिभाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें ज्यादा अच्छा से नहीं दिया, लेकिन मेरे पास एक अच्छा है ना, उसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा अच्छा से हमको भेज देंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है इसको। ठीक है, धारा 106 क्या है, आईपीसी की धारा 304 ए का स्थान लेगी। इसमें पहले लापरवाही के कारण हुई मौत के मामलों में हल्के दंड का प्रावधान था। ठीक है, नया कानून गंभीर दुर्घटनाओं में शामिल उन ड्राइवरों पर अधिक कठोर परिणाम लागू करता है जो पुलिस के सूचित किए बिना भागने में विफल हो जाते हैं, जिसके लेकर बहुत अधिक विवाद भी था। इसमें कहा गया था से आप मतलब किसी को मार वगैरह अगर देते, ठोकर वगैरह से लाग जाता, अगर व्यक्ति अगर घायल है तो आप उसको भागो नहीं। ठीक है, रुको, उसको क्या करो, हॉस्पिटल ले जाओ। इसी के लिए ड्राइवर लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे से हम अगर वहां पे रुके तो हमको तो वहां पे भीड़ के द्वारा हमारी हत्या कर दी जाएगी। हिट एंड रन सर। ठीक है, हाँ, अगर हिट करके अगर हम भागेंगे नहीं, अगर वहां पे रुकेंगे तो भीड़ के द्वारा हमारी हत्या कर दी जाएगी। तो इसमें मतलब जो ड्राइवर को जो सजा देने का जो प्रावधान जो किया गया है, इसमें कहा गया है अगर पहले क्या होता था, 3-4 महीने की सजा होता तो ड्राइवर छूट जाता था, अगर उसके बाद डीएल अगर होता था तो। ठीक है, लेकिन अब मतलब अगर भागते हैं अगर आप, तो इसके आपको बड़ी सजा आपको मिल सकती है। ठीक है, इसलिए बहुत लोग विरोध भी कर रहे थे, जो कि मुख्यतः ड्राइवर थे। धारा 106 की बात करेंगे, आईपीसी की धारा 144 जो अवैध सभा को दंडित करती है, वो अब, ठीक है, बीएनएस की धारा 187 के तहत अपराध घोषित कर दिया गया। जीरो एफआईआर, ठीक है, यह क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना, ठीक है, एफआईआर दर्ज करने के देश भर में जीरो एफआईआर का प्रावधान करता है। जीरो एफआईआर क्या होता है, जैसे कहा जाता है जहां पे कांड हुआ वहां पे ही एफआईआर दर्ज करवाओ। किसी व्यक्ति के साथ अगर महाराष्ट्र के किसी गांव में कांड हुआ है, तो वो मतलब क्या महाराष्ट्र के उस गांव में जो जिसके अंतर्गत वो थाना आएगा, ज्यूरिडिक्शन एरिया आएगा, वहीं पे वो करेगा। ठीक है, लेकिन जीरो एफआईआर में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ घटना कहीं भी होती है, देश के किसी भी थाना में जाके मतलब क्या केस दर्ज करा सकता है। ठीक है, इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्राधिकार को परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज कराने के देश भर में जीरो एफआईआर का प्रावधान पेश करता है। ठीक है, अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, सबूतों को सुरक्षित रखने, जबरदस्ती रोकने के लिए, ठीक है, यौन हिंसा से बचे लोगों के बयानों में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। ठीक है, सबूतों को सुरक्षित रखना, जबरदस्ती रोकने के लिए, यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होगा, अनिवार्य होगा। गिरफ्तारी सुरक्षा उपाय क्या है, तो सीआरपीसी की धारा 41A के धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, जिसके तहत कुछ अपराध हो या 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए उच्च रैंकिंग अधिकारी का अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं जिनकी उम्र अगर 60 वर्ष से अधिक है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाके गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, उनको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए कि वरिष्ठ उच्च रैंकिंग अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सपोज समझ लीजिए पुलिस अधिकारी होगा तो आईपीएस लेवल का होगा, अगर वो अगर अनुमोदित करते हैं तब जाके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो गिरफ्तारी सुरक्षा उपाय भी इनमें लाया गया है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ठीक है, मजिस्ट्रेटों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे ईमेल और संदेश के साक्ष्य के रूप में मानने का अधिकार होगा। ठीक है, जिस समय ये सब कानून बना था, मैकाले ने 1834 में मतलब ये कानून दी थी, जो कि 1860 में लागू हो गया, उसके द्वारा जो दिया गया था। तो उस समय ईमेल वगैरह तो था नहीं, लेकिन अब जाके मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड जैसे ईमेल हो गया, संदेश हो गया, व्हाट्सएप का चैट वगैरह होगा, तो ये सब को भी मतलब मजिस्ट्रेट को मतलब मानने का अधिकार होगा। संज्ञेय अपराध पंजीकरण, किसी भी पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान होगा। शिकायतकर्ताओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। प्रारंभिक जांच की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, 3 से अधिक लेकिन 7 साल से कम कारावास की सजा वाले संज्ञेय अपराधों के मामले में प्रारंभिक जांच की अनुमति देता है।
ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे चीजें जो थी, ठीक है, इसमें उतना अच्छा से तो एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम एक पीडीएफ आपको देंगे जहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से प्रीलिम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं फिर से इसको करवा दे रहा हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी का कब का आया था ये? 1860 वाला सर। 1800, ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया सीआरपीसी कब है? 1973। 1973। ये दंड प्रक्रिया संहिता को किससे बदल दिया? भारतीय न्याय संहिता विधेयक बदल दिया गया। क्या बदल दिया? इसका नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के क्या नाम रख दिया गया? भारतीय न्याय भारतीय न्याय संहिता संहिता विधेयक, ठीक है। इसमें कितनी धाराएं होगी? तो इसमें 356 धाराएं होगी, ठीक है, ध्यान में रखिए। पहले कितनी थी इसमें? ठीक है, पहले इसमें कितनी पहले थी? 11 ठीक है, 511 थी, अब जाके इसमें 356 होगा, ठीक है। 356 धारा अब होगा, पहले 511 थी। 175 धाराओं में संशोधन किया गया, 8 धाराएं जोड़ी गई है, 22 धाराएं हटा दी गई है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें 175 धाराओं में संशोधन किया गया, 8 धाराएं जोड़ी गई और 22 धाराएं हटा दी गई है, लेकिन उतना ध्यान नहीं रखना है। बस ध्यान में आपको यह दंड प्रक्रिया संहिता में पहले जो की बात करें 511 धाराओं की वजह से अब इसमें 365 ही होगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। 356 सर, सॉरी 356 होगी, सॉरी, ठीक है। और ध्यान में ये भी रखना है, ये मतलब इसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया। दूसरा वाला आता है, तो दूसरा क्या था? हाँ, आपराधिक संहिता की बात करेंगे तो ये सीआरपीएस 1973 का था, ठीक है। इसको किससे बदल दिया गया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका रखा गया। इसमें 533 धाराएं थी, ठीक है। इसमें 533 धाराएं होगी, पहले कितनी थी? तो 478 थी। 160 धाराएं बदली गई, 9 धाराएं जोड़ी गई है, 9 धाराएं इसमें निरस्त कर दी गई, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसके नया कानून का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम का भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 रखा गया। क्या रखा गया इसका? तो भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 रखा गया, ठीक है। इसमें 170 सेक्शन होंगे, ठीक है। पहले कितने थे? तो इसमें 167 थे। इसमें 23 धाराएं बदल दी गई, एक धारा जोड़ी गई, 5 हटा दी गई। तो कौन जोड़ी गई, कौन धारा हटा दी गई, वो सब आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको बस ध्यान में रखना है दंड प्रक्रिया संहिता का नाम क्या रखा गया? तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। बात कर आपराधिक संहिता प्रक्रिया का नाम क्या रखा गया था? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम क्या रखा गया था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का भारतीय साक्ष्य विधेयक रख दिया गया, ठीक है, 2023, ठीक है। इसमें कितने थे? 170 थे इसमें साक्ष्य वाला में, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितनी? 533 धाराएं होगी। हाँ हाँ, अभी का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक में कितनी धाराएं होगी? तो 356 होगी, ठीक है। बाकी अगर पहले कितने थे, कितने जोड़े गए, घटाए गए, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टफ हो जाएगा, थोड़ा याद रखना, ठीक है। अगर रख ले तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस पे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी में भी मतलब एक्ट वगैरह से क्वेश्चन से हटकर थोड़ा पिछले और कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे भी बनने के। वैसे मैं प्रीलिम्स के लेकर बहुत सारे क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें याद हो जाएगा आपको, ठीक है, दिक्कत नहीं है। सर इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, शॉर्ट अच्छा, क्वेश्चन। पूछ दिया है, सही है शॉर्ट सर। क्वेश्चन हाँ, में पूछा है ना, ठीक है। हम ठीक करवा है, देंगे, अच्छा डिटेल है। से करवा देंगे। हम आज रात में एक पीडीएफ सेंड करेंगे और कल उसको अच्छे से करवा देंगे, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा मतलब दिया हुआ है भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है, ध्यान रखिए। करवा दे रहा हूँ यहीं तक। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की समिति बनाई गई। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की समिति सेवा शर्तें और कार्यकाल की अवधि के लिए एक समिति बनी है, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। इसको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का प्रतिस्थापन 170 धाराओं की शुरुआत के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। ठीक है, आईईए प्रावधानों का प्राधिकरण सभी प्रावधानों को बदलने की अपेक्षा आईईए के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, जिससे कानूनी ढांचा में निरंतरता सुनिश्चित होगी। इसके स्वीकारोक्ति, तथ्यों के प्रासंगिकता और मजबूत सबूत का बोझ जैसे पहलू शामिल है, ठीक है। माध्यमिक साक्ष्य का विस्तार किया गया, दस्तावेज परीक्षण, विशेषज्ञ की गवाही के साथ साथ मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति को शामिल करने के लिए, ठीक है, माध्यमिक साक्ष्य के दायरे को विस्तारित किया गया है, जो स्वीकार्य साक्ष्य की अधिक व्यापक श्रेणी पेशकश करता है। आप देखेंगे, ठीक है, आईईए के, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत साक्ष्य की श्रेणियां क्या क्या होंगी? तो पहले दस्तावेजी साक्ष्य होंगे। दस्तावेजी साक्ष्य में क्या क्या आएंगे? तो इसमें प्राथमिक साक्ष्य, मूल दस्तावेज और द्वितीयक साक्ष्य, मूल सामग्री को साबित करने वाले साक्ष्य होंगे। उसके बाद के दूसरा क्या क्या होगा? तो आईए के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसमें क्या होंगे? तो आधुनिक कानूनी कार्यवाही
उनके महत्व और विश्वसनीयता को पहचाने जाने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या ईमेल आ जाएगा, व्हाट्सएप चैट वगैरह आ जाएगा, सबके सब इसी में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को परिभाषित करता है कि इनकी स्वीकार्यता और मानदंड स्थापित करता है, डेटा प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। देखिए इसकी थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ क्यों हो जाती है ना, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट ना इंग्लिश से सीधा हिंदी ट्रांसलेशन कर देते हैं। इसी चीज को हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन लोग गूगल ट्रांसलेशन करते हैं ना, क्योंकि कोई भी मटेरियल जो होता है ना अंग्रेजी के लिए लोग बनाते हैं, हिंदी के लिए सीधे उसका क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा लैंग्वेज कहीं कहीं पे थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, हालांकि इसको लेके जितने भी है ना, मैंने एक बहुत सिंपल सा इसको पीडीएफ में आप लोग को दूंगा, जहां से आपको बेहतर समझ विकसित हो सकती है। कल हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति एवं सेवा सत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लस जो भी है उन सबको रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए, इसमें फैक्ट बहुत सारा है इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा, और कल मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है।